अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रोस्थेसिस के हवाले से। वो बॉडी के पार्ट जो कम्प्लीटली रिमूव्ड हो गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेसिस। वो अपर लिम्स भी हो सकते हैं, वो लोअर लिम्स भी हो सकते हैं। प्रोस्थेसिस की दो टाइप्स, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मॉड्यूलर है और एक्सो कन्वेंशनल है। जब हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो इसके फीचर्स क्या? इसके फीचर्स है लाइट इन वेट, इजी इन एम्बुलेशन, यानी इजीली आप मूव कर सकते हैं। इसको बनाने में कम टाइम लगेगा, ये पायदार होंगे, ये अलाइंग इजीली हो जाते हैं क्योंकि इसमें इतनी गुंजाइश होती है। सब्जेक्ट जब इसे पहनता है तब वो इजीली मूव कर सकता है, यानी लेस एनर्जी कंज्यूम होती है। देखने में खूबसूरत है बट ये एक्सपेंसिव है। इसके मुकाबले अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये बहुत हैवी होते हैं, ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और इसको अलाइन करना मुश्किल है। देखने में भी बहुत अच्छे नज़र नहीं आते, मगर ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है सस्ते दाम में। बट ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी इटसेल्फ ये बहुत हैवी होता है, इसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर हम यूएस स्टेट की बात करें, हमारे पास रिकॉर्ड है 1996 का, टेबल नंबर 2.1। कितने लोगों को एम्प्यूटेशन है लोअर लिम्ब की और अपर लिम्ब की। अपर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब पाँव। एंकल के अंदर इतने, फुट के अंदर इतने, ट्रांसरेडियल, नी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर हम एम्प्यूटेशंस के बाद उसकी आंसर की बात करें, सॉल्व करने की बात करें, प्रिस्क्राइब प्रोस्थेसिस की बात करें तो ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट जिसको 4 क्वार्टर में मसला है, यानी इंटायर अपर लिम्ब इंक्लूडिंग स्कैपुला से लेके स्कैपुला, क्लैविकल, सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थेसिस इस्तेमाल करेगा। सिमिलरली अगर ट्रांस ह्यूमरल है तो ये ह्यूमर की तरफ से एक हाथ कटा है तो ट्रांस ह्यूमरल प्रोस्थेसिस उसके लिए होगा। ये अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस है। सिमिलरली ये लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस भी है। ये अपर लिम्ब हाथ की बोन के नेम्स, यानी एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बोन है अपर लिम्ब की। अगेन अगर हम प्रोस्थेसिस की बात करें तो 4 फुट प्रोस्थेसिस, 4 फुट का मतलब पाँव यहाँ से कटा था और फिर उसको प्रोस्थेसिस पहनाया गया है। सिन प्रोस्थेसिस का मतलब पाँव ऊपर से कटा था और उसके बाद ये कम्प्लीटली ये पूरा हिस्सा उसको पहनाया गया है। बिलोनी ट्रांसटीबियल प्रोस्थेसिस, ये देखिएगा, बिलोनी ट्रांसरेडियल प्रोस्थेसिस, ट्रांसटीबियल प्रोस्थेसिस यहाँ से यहाँ तक होता है। सिमिलरली अगर हम थ्रू नी की बात करें, यानी नी से एम्प्यूटेशन है तो उसके लिए ये वाला उसके लिए हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर नी डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थेसिस होता है। सिमिलरली अगर अबव नी के ऊपर से एम्प्यूटेशन हुई है तो ऐसे सब्जेक्ट को हम इस तरीके से पहनाते हैं। अगर कंप्लीटली हिप ही नहीं है, हिप डिसआर्टिकुलेशन, हिप ही कट गया है, हिप से पाँव नीचे है तो उसके लिए ऐसे सब्जेक्ट को यहाँ पे सपोर्ट देने के बाद हम ये सारी चीज़ें पहनाते हैं। कंट्रोल, 2 किस्म के कंट्रोल मौजूद हैं, एक है पावर्ड कंट्रोल, दूसरा है मायोइलेक्ट्रिक। पावर्ड कंट्रोल जिसको हम बॉडी पावर्ड भी कहते हैं, यानी बॉडी के साथ पूरा प्रोस्थेसिस टाई कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप, जिसका फ्रंट व्यू ऐसा है, बैक व्यू ऐसा होगा और ये पूरा हाथ इस तरीके से कंट्रोल होगा। इसके दूसरे एंड से हमारे पास है मायोइलेक्ट्रिक कंट्रोल। मायोइलेक्ट्रिक कंट्रोल यानी ईएमजी का सिग्नल ब्रेन से जो आएगा, ईईजी का सिग्नल आएगा मस्कुलर लेवल पे, फिर वो ईएमजी का सिग्नल होगा। उस ईएमजी के सिग्नल को लेके प्रोसेस करेंगे, मशीन लर्निंग के थ्रू क्लासिफाई करेंगे और उससे एक आउटपुट डेवलप होगा। यानी आपने सोचा कि हाथ बंद करना है तो हाथ बंद हुआ, हाथ खुला, तो ये जो काम है ये है मायोइलेक्ट्रिक कंट्रोल बेस्ड प्रोसेसेस का। स्टम एक कंडीशन है कि अगर एक सब्जेक्ट का कोई बॉडी का पार्ट रिमूव कर दिया जाता है तो ब्रेन स्टार्टिंग में ये एक्सेप्ट नहीं करता कि बॉडी का पार्ट रिमूव हो गया है और इसी वजह से उन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है। उन पेन को हम कहते हैं फेंटम पेन। फेंटम पेन इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन सपोज कर रहा है कि वो पार्ट मौजूद है मगर वो पार्ट नहीं है, तो इसकी वजह से पेन कॉज होता है। सिमिलरली ये है वैन नेस रोटेशनल प्लास्टी। इसके अंदर ये है कि एक सब्जेक्ट जिसका पाँव नी खराब है, नी से लेके अबव देन फुट तक पाँव खराब है, यानी इस पार्ट को अगर रिमूव कर दें
तो इंजीनियरिंग करके जो एंकल जॉइंट है उस एंकल जॉइंट को नी की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए, जो कि इस पिक्चर में यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। नी रिप्लेस कर दी गई, नी रिप्लेस करने के बाद जो एंकल जॉइंट था उसको हम ऊपर की तरफ ले गए। अब इसके बाद इसका जो प्रोस्थेसिस डिज़ाइन होगा लोअर लिम्ब का वो इस तरीके से होगा कि ये पाँव नज़र नहीं आएगा, ये फुट नज़र नहीं आएगा, और बॉडी का पार्ट बॉडी के साथ इंटेक्ट रहेगा, और फिर उसको हम प्रोस्थेसिस की मदद से वो एवरीडे लाइफ की एक्टिविटीज़ भी कर सकता है, जैसे कि ये सब्जेक्ट है। सिमिलरली प्रोस्थेटिक ऑर्गन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अब बायोमटेरियल्स की बात करते हैं। बायोमटेरियल्स वो मटेरियल है जो बॉडी के साथ इंटैक्ट रहेंगे, जिसकी मदद से हम बॉडी के पार्ट्स को बना सकते हैं, टिश्यू को इंजीनियर कर सकते हैं। अलग अलग मटेरियल्स हैं, उनकी अलग अलग टाइप है। यानी अगर हम स्केलेटन की बात करें तो उसके लिए हम टाइटेनियम इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो उसके लिए टेफ्लॉन इस्तेमाल होता है और पॉलीथ्राइलीन इस्तेमाल होता है। सेंसस की बात करें तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं प्लेटिनियम के। कॉन्टैक्ट लेंस की बात करें तो कोलेजन हाइड्रोजेल इस्तेमाल होता है। बायोकम्पैटिबिलिटी, एक ऑब्जेक्ट आपने बॉडी के अंदर रख दिया, प्लेट्स, स्क्रू, नेल ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर बॉडी के अंदर आ गए, समटाइम्स बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, यानी वो बॉडी से कॉम्पेटेबल नहीं होता। इसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग से एक रिएक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से पस डेवलप हो जाता है, इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए आहिस्ते आहिस्ते बायोमटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, जो कि बायोकम्पैटिबिलिटी के फैक्टर को देखी जाती है। अब मटेरियल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन एक्सेट्रा। एक है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर होता ये है कि एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने फोर्स दी, उस ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स दी, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से फिक्स कर दिया है और हमने नीचे से इसको फोर्स लगाई। तो जैसे आप इस पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स रिमूव करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन, जो कि रिवर्सिबल होता है। इसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल्स को हम देखें तो ये क्लोजली पैक्ड है, मगर जब इस पर फोर्स लगता है तो इनके दरमियान कुछ स्पेस डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेच हुआ। फिर जब अगेन फोर्स रिमूव कर दी जाती है, अनलोड किया जाता है, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक मीन्स। सिमिलरली प्लास्टिक मीन के अंदर ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने खींचा, तो जब खींचते हैं तो उस खींचने में इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। जब आपने इस पे से फोर्स हटाई तो फोर्स हटाने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, बल्कि ये यहाँ पे आके रेस्ट कर गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ़र्क है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन, जो कि इस ग्राफ के अंदर ये वाला पार्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉडी के स्टार्टिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स ये थे, फिर स्ट्रेच होने के बाद मॉलिक्यूल्स ये हो गए, फिर प्लास्टिक रीजन में आने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कुछ फ़र्क आ गया और ये हार्ड है, यानी ये परमानेंट है। तभी हम कहते हैं प्लास्टिक मीन्स परमानेंट। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि बॉडी डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और पोजीशन में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये है, याद रखिएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये विद इन द मटीरियल प्रॉपर्टी होती है। बॉडीज़ के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से खींचा और नीचे से खींचा, तो उसके बीच में जो एरिया है उस पर जो फोर्स और जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस, और इस केस में हम उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी या फिर वो फ्रैक्चर रीजन में आ जाएगा। इसका अगेन फॉर्मूला यही है, फोर्स डिवाइडिंग बाय एरिया। उसके बरअक्स अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करें तो शेयर स्ट्रेस के अंदर ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप डिफॉर्म कर रहे हैं पैरेलल फोर्सेस से, तो उसकी बॉडी के अंदर उसका एरिया तब्दील हो जाएगा, उसका शेप तब्दील हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ से 10 सेंटीमीटर थी, अब उसमें जो चेंज आया है वो है 0.1 का, यानी 10.1 हो गई है वो। तो जो चेंज है वो है 0.1 का और ओरिजिनली जो लेंथ थी वो थी 10, तो 0.1 डिवाइडिंग बाय 10 इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेस की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको पहले बताई, स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एसोसिएटेड विद स्ट्रेन।
यंग मॉड्यूलस क्या है? यंग मॉड्यूलस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस डिवाइडिंग बाय स्ट्रेन। हर मटेरियल का अपना एक यंग मॉड्यूलस होता है। वो यंग मॉड्यूलस स्टील का अपना होगा, टंगस्टन का अपना होगा, सेरेमिक का अपना होगा, हर मटेरियल का अपना अपना होगा। मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ में से आता है हार्डनेस, यानी वो मटेरियल कितना हार्ड है। हार्ड का मतलब वो कितनी रेजिस्टेंस देगा परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर हमें एक हैवी ऑब्जेक्ट फॉल करवाते हैं तो उस हैवी ऑब्जेक्ट से जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट था उस पर जो डेंट पड़ा, तो उसका मतलब है ये डेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है उस मटेरियल की हार्डनेस पे। अगर ये वाला मटेरियल डी बहुत ज़्यादा हार्ड होता तो डेंट इजीली ना पड़ता, मगर अगर ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो इस पर डेंट नहीं पड़ेगा इजीली। तभी हम कहते हैं कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड पे अगर आप हथौड़ा मारते हैं तो हथौड़ा टूट सकता है मगर डायमंड नहीं टूटता, बिकॉज डायमंड पे डेंट नहीं पड़ता, क्योंकि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। स्टिफनेस, सिंपली स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी। द स्टिफनेस, अगर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा स्टिफ है उसका मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जिन मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो स्टिफ नहीं होते, यानी स्प्रिंग। स्प्रिंग आप देख सकते हैं कि कितने फ्लेक्सिबल हैं, तो उसमें स्टिफनेस बहुत कम होती है। सिमिलरली टफनेस, टफनेस का मतलब है उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करे एनर्जी को। यानी आपने एक स्प्रिंग ली, उस स्प्रिंग को आपने खींचना स्टार्ट किया, वो डिफॉर्म हो रही है, उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एक लेवल ऐसा आएगा कि इलास्टिसिटी अब खत्म हो गई, यानी अब आपने खींचा तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा। फिर आप उसको मजीद खींचते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब वो टूट जाएगा, तो अप टू दैट पॉइंट इज नोन एज टफनेस। टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर इट कमिंग टू द फ्रैक्चर रीजन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का आगे का आपका सफ़र बहुत ही अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच।